लेजेंड से बातचीत के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल होने वाला है। हम बात करने वाले हैं शंकर नरेन सर के साथ, हु इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर एट आईसीसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी में से एक है। शंकर नरेन सर हैज मोर देन 3 decades ऑफ एक्सपीरियंस इन मार्केट और इक्विटी मार्केट, फाइनेंशियल वर्ल्ड के भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स में उन्होंने काम किया है, चाहे वो इक्विटी ब्रोकिंग हो, फंड मैनेजिंग हो, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो, उसी के साथ साथ इक्विटी रिसर्च। ऑलमोस्ट हर एक फेसेट को उन्होंने बहुत क्लोजली देखा है। आज के इस एपिसोड में आपको सबसे पहले शंकर नरेन सर के बारे में, जर्नी के बारे में पता चलेगा, उनके कुछ मिस्टेक्स के बारे में पता चलेगा जो किसी भी इन्वेस्टर को अवॉइड करनी चाहिए, कैसे शंकर नरेन सर खुद अपने स्टॉक सिलेक्शन करते हैं, स्टॉप लॉस मेंटेन करते हैं, और भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स को, गुरु मंत्र को हम आज के इस एपिसोड में सीखने वाले हैं। आप ये समझ सकते हैं कि आने वाले अगले 30 से 35 मिनट में आपको शंकर नरेन सर के 30 सालों का अनुभव मिलने वाला है। तो एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी इस एपिसोड को स्किप मत करिएगा। अच्छा लग रहा है तो अभी से ही लाइक करके मुझे बता दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। नरेन सर, सबसे पहले आपका इन्वेस्ट आज फॉर कल की फैमिली में स्वागत है, एंड आई वेलकम यू इन इन्वेस्ट आज फॉर कल फैमिली। थैंक यू सर, फर्स्ट क्वेश्चन विच आई हैव फॉर यू इज कि सर, आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी की स्टार्टिंग कैसे हुई थी और कैसी रही आपकी कंप्लीट जर्नी, इसके बारे में कुछ बताइए ना सर। मैं चेन्नई वासी हूँ और मेरा फैमिली में मेरे पास मेरा माँ, जब मैं 14 साल के था, शी हैड अ हार्ट प्रॉब्लम एंड शी डाइड। तो इसलिए मेरा फैमिली में मैं और मेरा पिताजी दो लोग ही थे। मेरा पास ब्रदर्स सिस्टर्स नहीं है। इसलिए वो 1980s में जब स्टॉक मार्केट बढ़ा नहीं था और मेरा फादर के बीच में कॉन्वर्सेशन के लिए एक टॉपिक, 2 ही टॉपिक था। एक क्रिकेट था और दूसरा टॉपिक स्टॉक मार्केट बन गया। और स्टॉक मार्केट और क्रिकेट दोनों बहुत इंटरेस्टिंग थे। और उसके कारण क्या हो गया कि मुझे बहुत मैथ्स में बहुत शौक था और आईआईटी ज्वाइन किया, बट फिर भी वो स्टॉक मार्केट देख के बहुत इंटरेस्टिंग सोचा। इसलिए मैं एनुअल रिपोर्ट पढ़ना शुरू किया और उसके बाद मैं बहुत इंटरेस्टिंग हो गया स्टॉक मार्केट। इसलिए जब मैं इंजीनियरिंग खत्म किया, मैं सोचा कि मैं इंजीनियर नहीं बनूंगा क्योंकि मुझे इंटरेस्टिंग स्टॉक मार्केट ही सोचा। इसलिए मैं एमबीए पढ़ने के लिए आईआईएम कलकत्ता गया। वहां भी मेरा सब स्टॉक मार्केट यही मेरा मन में था 1980s में। ओ माय गॉड। और इसलिए मैं स्टॉक मार्केट शौक वो दिन से शुरू हुआ। और मेरा व्यू है कि मेरा पिताजी के कारण ही मुझे स्टॉक मार्केट का शौक हुआ। और इनिशियल सब लर्निंग मेरा पिताजी के साथ हुआ। मेरा पिताजी राजस्थान में पढ़ा था और बिट्स पिलानी में पढ़ा था। और जब वो 1955 में तमिलनाडु से पिलानी गया था पढ़ने के लिए, उसको अंग्रेजी भी आ नहीं था, उसको तमिल ही आता था। लेकिन उसका ब्रदर बोला कि बेस्ट कॉलेज इन इंडिया बिट्स पिलानी है, आप चले जाओ पिलानी पढ़ने के लिए। उसको इंग्लिश भी नहीं आता था, तमिल ही आता था, लेकिन उसका ब्रदर बोला, दिल्ली में था उसका ब्रदर, वो बोला कि आप पिलानी जाना है पढ़ने के लिए। इसलिए 1955 में वो राजस्थान में और क्या बोलते हैं, दिल्ली से एक ट्रेन लेके पिलानी गया था। और पहला साल फेल हुआ क्योंकि उसको इंग्लिश भी नहीं मालूम था। लेकिन इसलिए मेरा पिताजी को राजस्थान बहुत अच्छा दिखता था क्योंकि पहला 5 साल इंजीनियरिंग पढ़ा वो 1950s में, जब इंजीनियरिंग या पिलानी उतना बड़ा नहीं था जो आज है। और उसने ही मुझे सब जो मैं इनिशियल लर्निंग सब उसने ही मुझे सिखाया कि
कैसा बैलेंस शीट देखना है, कैसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखना है, डिप्रिसिएशन कैसा देखना है। उन दिनों में डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, ये सब था। वो सब भी उसने मुझे सिखाया था। तो सर ये जर्नी जो थी आपकी मार्केट की, आई नो कि आप पहले स्टॉक ब्रोकिंग में भी थे, फ्रॉम स्टॉक ब्रोकिंग टू फंड मैनेजिंग, ये कैसे स्विच हुआ और क्यों हुआ? नहीं, मेरा इंटरेस्ट तो फंड मैनेजमेंट ही था। मेरा इंटरेस्ट फंड मैनेजमेंट ही था, लेकिन मैं चेन्नई में था, और चेन्नई में 1993 में मिस्टर रेड्डी करके आई मीन कोठारी पायनियर का सीईओ था। मैं वो दिन एक दिन जब मैं हांगकांग बैंक में काम कर रहा था, उसको मिलने के लिए गया था। मैं बोला कि मुझे फंड मैनेजर बनना है कोठारी पायनियर। उसने बोला आपके पास एक्सपीरियंस है क्या? मैं बोला नहीं, मैं HSBC में काम कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, मुझे ले लो। वो बोला कि मैं बॉम्बे में जो जो काम स्टॉक मार्केट में काम कर रहा है उसको ही लूंगा। इसलिए 1993-94 में कोठारी पायनियर में काम करने के लिए मुझे बहुत शौक था, बट उसने बोला कि बॉम्बे आदमी कोई लेगा। इसलिए 2000 में मुझे अपॉर्चुनिटी मिला बॉम्बे आने के लिए, इसलिए मैं बॉम्बे चला गया। और लेकिन मेरा एक ही गोल था मेरा लाइफ में, फंड मैनेजर बनने के लिए। वो गोल 2004 में दो लोग के कारण हुआ। एक नीलेश के कारण, दूसरा श्रीनी करके एक्सिस बैंक में डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर था। वो दोनों लोग के कारण मुझे एक मेरा ड्रीम हो गया कि मैं फंड मैनेजर बनूंगा। वेरी इंटरेस्टिंग सर। इसमें आपने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि आपके पापा से आपने बहुत सारी लर्निंग्स ली हैं, प्लस यू हैव मोर देन 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। कैन यू शेयर सम ऑफ द लर्निंग्स जो आपके इस 30 साल में हुई है, जो इन्वेस्टर्स को ध्यान रखनी चाहिए इन्वेस्टिंग करते वक्त? मेरा पिताजी क्वालिटी इन्वेस्टर था। उसको तो क्या है कि अच्छा कंपनी लेने के लिए था। वो तो छोटा कंपनी, स्मॉल कैप, मिड कैप, ये सब लेने के लिए इंटरेस्ट नहीं था। वो ऑलवेज बोलता था कि लार्सन एंड टुब्रो ले लो, हिंदुस्तान लीवर ले लो। वो समय में पॉन्ड्स करके एक कंपनी था, ब्रुक बॉन्ड करके एक कंपनी था, उसके बाद साइनेमिड करके एक कंपनी था। फार्मा में बहुत सारा कंपनी था, बोरिंगर मैनहेम, ओके, वायत लेडरली, ऐसा बहुत सारा फार्मा कंपनी था। वो बोलता था कि क्वालिटी लेना है मेरा पिताजी। लेकिन मेरा लर्निंग उसके बाद क्या हो गया कि थोड़ा वैल्यू लेना है। और वो लर्निंग क्योंकि मैं बैलेंस शीट बहुत पढ़ता था, और सस्ता लेना है करके एक मॉडल बना दिया। और 1989 टू 94 95 में क्या हुआ कि वो समय में जो जो वैल्यू लिया था ना, वो सब 20 टाइम भागा था। 1989 में जो जो स्टॉक 2 पी था, वो सब 30 पी बन गया 94 95 में। सो इसलिए 20 टाइम बन गया हर एक स्टॉक। सो इसलिए क्या कि पहला मैं तो क्वालिटी ऑलरेडी पॉन्ड्स या हिंदुस्तान लीवर 20 पी में होगा, लेकिन ये सब स्टॉक 1-2 पी से 20 पी 30 पी हो गया। लर्निंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हो गया कि वॉरेन बफेट पहला पढ़ा, बहुत सारा मिस्टेक्स किया। 94-95 बूम में जो मिस्टेक मैंने किया, इतना मिस्टेक किया कि उसके बाद हमने क्या किया कि मैं सोचा था कि मैंने ही मिस्टेक किया 94-95 बूम में, लेकिन मैं डिस्कवर किया कि मेरा जैसा 10 लोग था कि बड़ा बड़ा मिस्टेक किया। हम सब एजुकेटेड था, इसलिए अल्कोहलिक्स अनोनिमस जैसा इन्वेस्टर अनोनिमस करके एक ग्रुप हमने बनाया 97-98 में। वो ग्रुप ने हमने सब लोग हमारा सब छोड़ के हमने क्या मिस्टेक किया सोच के हमारा कंप्लीट प्रोसेस बढ़ा दिया। वो प्रोसेस कैसा प्रोसेस हो गया कि हम सब कॉन्ट्रेरियन बन गए।
जो 94-95 में हम सब मोमेंटम था, वो 94-95 के बाद 97-98 में जब हम अल्कोहलिक अनोनिमस जैसा ग्रुप बन के हम सोचा कि पैसा बनाना है अगला 30 साल में या 40 साल में, हम सब मोमेंटम छोड़ के कॉन्ट्रेरियन बनना चाहिए। इसलिए उसके बाद हम सब कॉन्ट्रेरियन बन गए और हमारा ग्रुप में सब लोग कॉन्ट्रेरियन बन गए। और कॉन्ट्रेरियन बनने के बाद हम सोचा कि हर एक दिन हम सब लोग हमको बोलेंगे कि ये बेवकूफ है, और बेवकूफ सब लोग हमको बेवकूफ बोलने के बाद भी हम चेंज नहीं करना है। इसलिए जब 1999 में सब लोग बोला कि आप क्यों ग्लोबल टेली नहीं लेता है, क्यों पेंटा मीडिया नहीं लेता है, क्यों सिल्वर लाइन नहीं लेता है, बट वो दिन हम सोचा कि हम तो कॉन्ट्रेरियन बन गया। हमको वो दिन मालूम नहीं था कॉन्ट्रेरियन वर्ड, वो सब बाद में पता चला कॉन्ट्रेरियन वर्ड। सोचा कि हम नहीं करेंगे जो सब लोग करते हैं, हम नहीं करेंगे, लेकिन हम स्टील लेंगे, सीमेंट लेंगे, वो सब लेंगे क्योंकि कोई नहीं लेता है। हमको कॉन्ट्रेरियन वर्ड पता नहीं था वो समय, लेकिन कॉन्ट्रेरियन बन गया। कॉन्ट्रेरियन बनते समय सोचा कि सब लोग हमको बोलेंगे कि आप लोग बेवकूफ है। सो 99-2000 में मैं स्टॉक ब्रोकर था, मेरा स्टॉक ब्रोकिंग फर्म में सब लोग मुझे बोला कि आप तो हमको बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि आप बोलता है कि पेंटा मीडिया मत लो, सिल्वर लाइन मत लो, ग्लोबल टेली मत लो, इन्फोसिस मत लो, विप्रो मत लो, जी मत लो, आप क्या कर रहे हैं। मेरा ब्रोकिंग फर्म छोड़ के दूसरा ब्रोकिंग फर्म चला गया, इसलिए मैं भी छोड़ के चेन्नई छोड़ के बॉम्बे आ गया। और 2001 में मेरा सब कस्टमर मुझे फोन करके बोला है कि अब मैं आपको सुनना था, मैं क्यों सिल्वर लाइन लिया, क्यों पेंटा मीडिया लिया, क्यों ये सब लिया, मैं आपको सुनना था। मैं बोला कि 99 में आपने नहीं सुना ना, यही आपका मिस्टेक था। लेकिन वही हमारा फ्रेमवर्क बन गया कि हम कॉन्ट्रेरियन बनेंगे, और कॉन्ट्रेरियन बनते समय लॉन्ग टर्म में बहुत रिटर्न बनता है। और वही फ्रेमवर्क से वो समय से अब तक मैं और मेरा बहुत मित्र वो कॉन्ट्रेरियन ही रहेंगे। जब तक हमारा इन्वेस्ट करते हैं हम कॉन्ट्रेरियन ही रहेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग सर, एंड इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली फ्रॉम मदर ऑफ ऑल बुल मार्केट जब आया था उसमें आपने बहुत अच्छा पैसा बनाया था। उस समय से लेके अभी तक भी आप अपना प्रोसेस पे बने हुए हैं, एंड इररिस्पेक्टिव कि लोग आपको क्या बोल रहे हैं, यू आर ऑलवेज फोकसिंग ऑन योर प्रोसेस। तो वो प्रोसेस क्या है, नरेन स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं, ये हमें कैसे पता चले, वो बताइए ना सर। अभी मैं 3 इक्विटी फंड रन करता हूँ, एक स्पेशल सिचुएशन फंड रन करता हूँ, दूसरा वैल्यू फंड रन करता हूँ, तीसरा एक एक्सपोर्ट एंड सर्विसेज फंड रन करता हूँ। स्पेशल सिचुएशन फंड कैसा है ना, एक बड़ा प्रॉब्लम एक कंपनी में आएगा ना, हमको एक अपॉर्चुनिटी आएगा, उसके बाद वो अपॉर्चुनिटी देखेंगे, उसके बाद रिसर्च करेंगे, वो अपॉर्चुनिटी को इन्वेस्ट करेंगे, रिसर्च करके देखेंगे वो अपॉर्चुनिटी है या नहीं, वो अपॉर्चुनिटी है तो इन्वेस्ट करेंगे। वही हमारा मॉडल है। सो 2020 में लोग हमको बोला है कि कैसा आप मेटल्स ले सकते हैं। हमने बहुत कुछ रिसर्च किया था वो समय में, वो स्पेशल सिचुएशन में मेटल्स आया कि इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है मेटल्स लेने के लिए। लोग सोचा कि कैसा मेटल्स ले सकता है, हमारा रिसर्च में बना कि इतना सस्ता है, इतना डीप स्पेशल सिचुएशन है, इसलिए हमने वो लिया। एक साल में क्या रिटर्न आया मुझे भी पता नहीं था कि इतना रिटर्न आएगा। हमने टेलीकॉम लिया, जब बहुत झगड़ा हुआ टेलीकॉम में, एक नुकसान भी हुआ, एक कंपनी में हमको लॉस भी हुआ वो टेलीकॉम। हमने फार्मा में एक कंपनी में प्रॉब्लम हुआ था, वो कंपनी लिया, उसमें बहुत प्रॉफिट हुआ।
सो ऐसा हर एक केस में क्या होता है कि हमको डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेशल सिचुएशन आता ही रहता है, और उसमें हम जब लेते हैं सो लोग सोचते हैं कि इसमें पैसा बनेगा क्या, लेकिन क्या होता है वो जब लेते हैं सब लोग को डर डर है, हमको डर नहीं है क्योंकि हमको डेली है ये जॉब। एब्सोल्युटली। और उसके बाद 1 साल 2 साल के बाद जब रिटर्न आता है बाकी लोग आ जाता है हमारे से लेने के लिए। अब तो सब लोग मेटल में है। जब हम ऑयल पीएसयू लेते थे 1.5 साल पहले अपस्ट्रीम ऑयल हमने आइडेंटिफाई किया कि ऑयल जीरो नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा अब कार चाहिए, हमको ट्रक चाहिए, बस चाहिए, प्लेन चाहिए, कैसा ऑयल जीरो हो सकता है। इसलिए उस समय हमने क्या किया, अपस्ट्रीम ऑयल कंपनीज लिया था। अभी ऑयल $90 है, सब लोग बोलते हैं ऑयल ही लेना है, और किसी के पास ऑयल नहीं है, क्योंकि अब जब ऑयल जीरो गया सब लोग ऑयल बेच दिया, हमारे पास ही ऑयल था स्टॉक्स। सो वो स्पेशल सिचुएशन इन्वेस्टिंग में वही करते हैं। वैल्यू में हम क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि क्या सस्ता है, और उसमें क्या होता है कि हमने क्या किया, 6 महीने पहले हमने सोचा कि ग्लोबल टेलीकॉम बहुत सस्ता है, और ग्लोबल टेलीकॉम में कंपनीज में डिविडेंड डील बहुत ज्यादा था, तो इसलिए हम लिया। अभी ग्लोबली स्टॉक्स गिरा, ग्लोबल टेलीकॉम गिरा नहीं, और ग्लोबल टेलीकॉम स्टॉक्स हमारा वैल्यू डिस्कवरी फंड में है। और इंडिया में कंज्यूमर कंपनी 70p 80p में है। हमने ग्लोबली देखा वही कंपनी ग्लोबली 20p में है, इसलिए वो ग्लोबल कंपनी हमने 20p में लिया। वो आउट परफॉर्म किया इंडियन कंपनी को। इसलिए ये सब फ्रेमवर्क हमने यूज करते हैं वैल्यू में। और एक्सपोर्ट एंड सर्विसेज सेक्टर में हम चूज करते हैं क्या सेक्टर लेना है, बैंक्स लेना है, टेलीकॉम लेना है, आईटी लेना है, कंस्ट्रक्शन लेना है, ये सब हम फार्मा लेना है, हम रिसर्च करते हैं और क्या सेक्टर। सो ऑलवेज हमारा मॉडल है कि जो अच्छा करता है नहीं लेना है, जहां अपॉर्चुनिटी दिखता है फ्यूचर के लिए वो ले। सर इसके लिए कुछ ग्राउंड रूल्स हो सकते हैं ये फाइंड करने के लिए, कि हमें फाइंड करना हो कि ये प्रोसेस में लगाऊंगा तो मैं नरेंद्र सर की स्टाइल तक पहुंच जाऊंगा और उनके स्टॉक सिलेक्शन तक पहुंच सकूंगा। ऐसे कुछ पॉइंटर्स जो आप हमेशा ध्यान रखते हैं? इंडिविजुअल के लिए थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि हमारा कंपनी में क्या है कि मेरे पास 15 एजुकेटेड एनालिस्ट हैं। सो वो लोग का इनपुट से कम आउटपुट करते हैं। सो जब इसलिए हम बोलते हैं सब लोगों को लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड का भी बेनिफिट होता है। लास्ट 2 साल में सब लोग म्यूचुअल फंड छोड़ के डायरेक्ट इक्विटी कर रहे हैं, बट मेरा एडवांटेज है कि वो 15 एनालिस्ट है, उनका इनपुट आता है कि ये बहुत बॉटम हो गया। तो इसलिए हमको अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म में। जीरो हो गया ऑयल, सो मेरा ऑयल एनालिस्ट बोलेगा जीरो हो गया है ऑयल, अभी जीरो से ऊपर ही जा सकता है, इसलिए मेरा ऑयल एनालिस्ट आएगा। मेरा मेटल एनालिस्ट आएगा कि यहां से नीचे नहीं जा सकता है एल्यूमिनियम, यहां से नीचे नहीं जा सकता है जिंक, सो इसलिए हमको आके बोलेगा सर यहां से नीचे नहीं जा सकता है क्रेडिट ग्रोथ, सो हमको आके बोलेगा। सो ये एडवांटेज हमारे लिए है कि हमारा टीम ऑफ एनालिस्ट हमको मुझे इनपुट देते रहते हैं, वो अपॉर्चुनिटी हमारा पास है। जब इंडिविजुअल करता है कैसा उसको इनपुट मिलेगा मुझे पता नहीं है, बट मेरे लिए क्या है कि वो 15 एनालिस्ट है, उसका इनपुट मुझे आता रहता है डेली। वेरी इंटरेस्टिंग सर। मतलब आपने फंड के बेसिस पे उनको ध्यान में रखते हुए काफी सारी डिफरेंट स्टाइल के बारे में हमने बता दिया। जब आप फंड सेलेक्ट करते हैं, स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, क्या कुछ ऐसे पॉइंटर्स भी है कि अगर ये तो मेरे लिए स्ट्रिक्ट नो है, अगर मुझे ये मिल गया तो ऐसी कंपनी को तो मैं कभी भी हाथ नहीं लगाऊंगा? कुछ ऐसे पॉइंटर्स जो आपके लिए स्ट्रिक्ट नो है? एक क्या है कि हम 90s का एक्सपीरियंस है, 2007 का एक्सपीरियंस है।
सो जो कंपनी इन्वेस्टर को बर्बाद किया 90s में, जो कंपनी 2007-8-9 में बर्बाद किया इन्वेस्टर को, वो इन्वेस्टर को छोड़ देते हैं, वो कंपनी छोड़ देते हैं। दूसरा है कि एक चार्ट ना, एक रॉकेट चार्ट है। सपोज रॉकेट जैसा चार्ट होता है, और रॉकेट जैसा चार्ट में रॉकेट ऊपर जाने के बाद वो शेयर मुझे, मेरा कोई कलीग मुझे बोलता है, मेरा रिसर्च एनालिस्ट बोलता है लेना है, तो छोड़ दो ना उसको। लेकिन रॉकेट क्रैश लैंड हो गया ना, वो चार्ट कोई मेरा कलीग बोलता है ना, मैं देखता हूं। सो क्या है कि ये दो प्रिंसिपल्स मेरा प्रिंसिपल्स में बहुत इंग्रेंड है। जब एक स्टॉक रॉकेट जैसा जाता है, मैं उसको छोड़ देता हूं। जब रॉकेट फेल होता है, वो फेल्ड रॉकेट को देखने के लिए बहुत कम लोग होते हैं। इट इज कॉल्ड फॉलिंग नाइफ। वो देखने के लिए मुझे बहुत शौक है, इसलिए मैं देखते रहता हूँ। क्योंकि फॉलिंग नाइफ में कट हो जाता है लोगों, इसलिए बहुत सारा लोग नहीं है, मेरे जैसा लोग बहुत कम है। बट 1990s में जो प्रमोटर ने इन्वेस्टर को बर्बाद किया, 2007 साइकिल में जो इन्वेस्टर को बर्बाद किया, वो बहुत सारा लोग भूल जाते हैं। वो मेरा एडवांटेज है कि वो भूल नहीं पाऊंगा ना। वो जो लॉस हुआ है 1990s में मुझे, वो मेरे पास है। ये शो में मैं नहीं बता सकूंगा वो कंपनीज का नाम, लेकिन मेरा मन में है ना, जो कंपनी मुझे बर्बाद किया 1990s में, जो कंपनी मुझे बर्बाद किया 2007-8 साइकिल में, वो मुझे पता है। सो इसलिए वो सब एक्सक्लूजन लिस्ट में आ जाता है। एक्सक्लूजन लिस्ट में आके, और तीसरा क्या है कि कोई कंपनी सडनली आके बोलता है मेरे पास गोल्ड है, नहीं तो डायमंड है। हमारा मॉडल है कि कोई सडनली आके बोलता है गोल्ड है, डायमंड है, डाउट करने का शौक है हमारा। बिकॉज हमारा व्यू है कि गोल्ड और डायमंड ऑटोमेटिकली नहीं बनता है, उसके लिए बहुत सारा साल लगता है। इसलिए जो लोग बोलते हैं गोल्ड या डायमंड ऑटोमेटिकली आता है, हम उसको बोलते हैं नहीं हो सकता है। सो क्या है कि हम बोलते हैं कि स्केप्टिक, थोड़ा स्केप्टिसिज्म हमारा मन में ऑलवेज है, और स्केप्टिसिज्म चाहिए। इन्वेस्टर पैसा बनना है ना, इन द लॉन्ग रन स्केप्टिसिज्म चाहिए, और बुल मार्केट में स्केप्टिसिज्म ज्यादा चाहिए। बड़ा बेयर मार्केट में स्केप्टिसिज्म कम चाहिए, बड़ा बुल मार्केट में स्केप्टिसिज्म ज्यादा चाहिए। और आईपीओ में बहुत डेंजरस है, आईपीओ में बहुत केयरफुली देखना है। और मैं 1990-94 आईपीओ इन्वेस्टमेंट बैंकर था। वो समय में जो आईपीओ मैंने देखा, वो प्री सेबी था, लेकिन जो आईपीओ देखा, ऑलमोस्ट 90 आईपीओ में आई थिंक 1 या 2 कंपनी बाकी अभी भी है, बाकी सब कंपनी डूब गया। सो मेरा व्यू है कि इन्वेस्टर्स को आईपीओ सब मिस किया ना, आप कुछ नहीं मिस किया, मेरा व्यू है। लेकिन इन्वेस्टर को सडनली आईपीओ में बहुत शौक हो जाता है, सभी आईपीओ, और आईपीओ बिलोंगिंग टू न्यू प्रमोटर में और भी शौक होता है। लेकिन आईपीओ बिलोंगिंग टू एग्जिस्टिंग प्रमोटर सेफर है देन आईपीओ बिलोंगिंग टू न्यू प्रमोटर, बिकॉज वो न्यू प्रमोटर का पर्सनालिटी आपको भी पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं है। वो फ्रॉड है, फ्रॉड नहीं है, किसको पता। सो क्या है कि ये सब ना जनरली रूल है, एक्सेप्शंस होगा, एक इन्फोसिस आएगा, एक नौकरी आएगा, ये होगा, एक्सेप्शंस है रूल के लिए, वो मैं आई एग्री, एक्सेप्शन भी होगा। वेरी इंटरेस्टिंग सर। जैसे ही आपने ये आईपीओ की बात करी ना, आपने तो काफ़ी लोगों की दुखती नस पे एकदम हाथ रख दिया, बिकॉज राइट नाउ मैनी इन्वेस्टर्स आर फीलिंग द पेन इन द आईपीओ मार्केट एज वेल। नाउ वी हैव डिस्कस्ड सर कि आप कैसे स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, क्या आपके लिए नो है, ये परफेक्ट वैल्यू स्टाइल है जिसको आप फॉलो करते हैं, और आप कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर है जो आप हमेशा कह रहे हैं।
एग्जिट कैसे प्लान करी जाती है स्टाइल में, और आप एग्जिट कब प्लान करते हैं? एग्जिट मैं और एक टाइप ऑफ फंड भी रन करता हूँ, एसेट एलोकेशन फंड। उसमें क्या है कि वैल्यूएशन बेसिस में हम बेचते रहते हैं, मार्केट ऊपर जाते समय नीचे आता है तो लेते रहते हैं। बट प्योर इक्विटी फंड में हमारा ऑल्टरनेटिव आ गया, वो लूंगा। सो एक बार क्या करता हूँ, मेटल लेके ऑयल लेगा, ऑयल बेच के बैंकिंग लेगा, बैंकिंग बेच के ऑटो लेगा। सो क्या है कि ऑल्टरनेट स्विचिंग देखते हैं, इट इज बेस्ड ऑन स्विचर्स। बट मेरा लॉन्ग हिस्ट्री में मैंने क्या देखा कि सेलिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट डिसीजन है। और सेलिंग इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि किसी को पता नहीं है कैसा सेलिंग करना। इसलिए वो सेलिंग को मैंने क्या किया, स्विचिंग करना अच्छा लगता है मुझे। सो इसलिए मैं क्या करता हूँ, स्विचिंग करो बोलता हूँ। स्विचिंग करने के लिए मैं क्या करता हूँ, स्विचिंग के लिए क्या बोलता हूँ कि ऑल्टरनेट क्या है देखो। बैंक बेच के ऑटो लेना है, ऑटो अच्छा दिखता है बैंक से, बैंक बेच के ऑटो ले लो। ऑटो बेच के कंज्यूमर लेना है, ऑटो बेच के कंज्यूमर अच्छा दिखता है, कर लो। स्विच को टेस्ट करो। सेलिंग नहीं होता है, बट एसेट एलोकेशन में बहुत आसान होता है, क्योंकि हम मार्केट ऊपर जाते समय बेचते रहते हैं, नीचे जाते समय लेते रहते हैं, तो वो बहुत आसान हो जाता है। सर, आपने भी वैल्यूएशन मॉडल की बात करी। सो अकॉर्डिंग टू योर वैल्यूएशन मॉडल, जो आप हमेशा बहुत डीपली एज अ प्रोसेस फॉलो करते हैं, आज के दिन हम मार्केट में कहां पे प्लेस्ड है? सस्ता नहीं है और कॉम्प्लेक्स है राइट नाउ, सस्ता ही नहीं है। और ऐसा ही इंटरेस्ट रेट भागेगा तो डेट सस्ता हो जाएगा। लेकिन आज तो इक्विटी सस्ता नहीं है, और ट्रेडिंग के लिए अच्छा है, नॉट इन्वेस्टिंग के लिए आज सस्ता नहीं है मार्केट। विद इन सेक्टर बैंकिंग बेटर है वैल्यूएशन में, ऑटो बेटर है वैल्यूएशन में, फार्मा बेटर है वैल्यूएशन में, और पीएसयू बेटर है वैल्यूएशन में, एक टेलीकॉम स्टॉक बेटर है वैल्यूएशन में। बट अदरवाइज मार्केट सस्ता नहीं है आज। द रियलिटी, वो रियलिटी लोग को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है कि मार्केट सस्ता नहीं है। सर, जब ये मार्केट सस्ता नहीं हो एंड जब एक ट्रेडिंग में भी लोगों को बहुत इंटरेस्ट आने लग गया है, इवन दो म्यूचुअल फंड का भी पोर्टफोलियो लोग रखने में इंटरेस्टेड हो रहे हैं, पर ट्रेडिंग भी बहुत साथ में ट्रेडिंग का भी एक पोर्टफोलियो मेंटेन करना चाहते हैं, तो इन दोनों के बीच में किस तरीके से मेंटेन किया जाए, एक सामंजस्य या फिर बैलेंस कैसे मेंटेन किया जाए? वो मेरे हाथ में नहीं है। हम बोलेंगे कि सब कुछ म्यूचुअल फंड में ही करो। मेरा व्यू है कि 100 इन्वेस्टर में 3 इन्वेस्टर ब्यूटीफुली डायरेक्ट इक्विटी कर सकता है, ये तो 6 इन्वेस्टर, 94 इन्वेस्टर्स। मेरा एक्सपीरियंस 10 साल में स्टॉक ब्रोकिंग किया। 10 साल स्टॉक ब्रोकिंग करने के बाद मेरा व्यू है कि ओवर द एंटायर साइकिल अच्छा नहीं करते हैं, बहुत सारा लोग अच्छा नहीं करते। टाइम टू मेजर बुल मार्केट में नहीं है, टाइम टू मेजर कब होता है, बेयर मार्केट में मेजर करना पड़ता है। 1997-98 में जब मेजर किया ना, बहुत सारा लोग को इंक्लूडिंग माई सेल्फ डिजास्टर था। 2002 में मैं बहुत सारा लोग को मेजर किया ना, सब डिजास्टर था। 2008 दिसंबर में मैं बहुत सारा लोग को मेजर किया ना, डिजास्टर था। सो आज मेजर करने में यूज नहीं है। मेजर कब करना है, साइकिल खत्म होने के बाद करना है। इसलिए लेकिन वो 6 लोग है ना, वो 6 लोग अच्छा होगा, बट आप है वो 6 में या नहीं है, आप सोच लो। आप 6 लोग में है तो डायरेक्ट इक्विटी करो। कि जो लोग है ना, वो म्यूचुअल फंड में जब एसेट एलोकेशन करेगा आपके साथ, वो इन्वेस्टर बेनिफिट होगा। लेकिन जो लोग वो 6 लोग होना चाहिए। आप 6 में है, 94 में है, मुझे पता नहीं है। एब्सोल्युटली राइट। नरेंद्र सर, मजा आ गया इस कंप्लीट डिस्कशन में।
इतने सारे लाइट मूवमेंट्स भी थे एंड आई नो कि यू आर मोर कंफर्टेबल इन इंग्लिश, फिर भी आपने ये कंप्लीट शो हिंदी में किया और हम सभी के लिए इतना इजी बना दिया चीज़ों को समझने के लिए. थैंक यू सो मच सर. टुवर्ड्स द एंड आखिरी गुरु मंत्र जो आप देना चाहते हैं, कीपिंग प्रेजेंट मार्केट सिचुएशन इन माइंड कि यार ये चीज़ें तो आप मिस्टेक कर मत लेना गलती से. आई थिंक आज बहुत सारा लोग बहुत सारा मिस्टेक कर रहे हैं. लाइक ये पहला क्या कर रहा है कि बहुत बड़ा तरीके से डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड कर रहा है. इन माय ओपिनियन आज का मार्केट में डेरिवेटिव ट्रेडिंग इन्वेस्टर को करना बहुत रिस्की है. एक है. दूसरा, मुझे क्रिप्टो के बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन क्रिप्टो रिस्की है मेरे ख्याल से. दूसरा. तीसरा, प्री आईपीओ लोग करना शुरू कर दिया. राजस्थान में शुरू किया या नहीं मालूम नहीं है, बट प्री आईपीओ शुरू कर दिया तो वो भी रिस्क है. मेरा एक्सपीरियंस ऑफ 93, 94 और 99 और 2007 says that प्री आईपीओ में रिस्क ज्यादा है. क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से एसेट एलोकेशन करना चाहिए. एसेट एलोकेशन क्या है? इक्विटी में थोड़ा पैसा डालना चाहिए, डेट में आज पैसा डालना चाहिए, गोल्ड में थोड़ा पैसा डालना चाहिए, कैश में भी थोड़ा रखना चाहिए. थोड़ा भी बोरोइंग नहीं होना चाहिए अगेंस्ट इक्विटी. 1 रुपया भी बोरोइंग नहीं होना चाहिए अगेंस्ट इक्विटी आज. दैट इज एसेट एलोकेशन फ्रॉम माय साइड. दूसरा, डायरेक्ट इक्विटी कर रहा है तो वो कंपनी में डिविडेंड होना चाहिए, लो प्राइस टू अर्निंग्स होना चाहिए. ये दोनों नहीं है तो वो स्टॉक आपका डायरेक्ट इक्विटी पोर्टफोलियो में नहीं होना चाहिए. लो प्राइस टू अर्निंग ये साल का अर्निंग्स में होना चाहिए, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ 6 years लेटर. मैं समझ रहा हूँ आप कहाँ पे हिंट करने की कोशिश कर रहे हैं. हिंट ही कर सकता हूँ. एंड आनंद लड्डा जैसा आदमी के साथ डिसिप्लिन्ड होना चाहिए आपके साथ, बिकॉज डिसिप्लिन्ड बुल मार्केट में डिसिप्लिन्ड नहीं है तो लॉस बहुत बड़ा होता है. मेरा लर्निंग फ्रॉम 94, 95 when I was not disciplined बहुत बड़ा लॉस हो गया. उसके बाद मेरा लर्निंग है कि बड़ा बुल मार्केट में बीइंग डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट. इसलिए मेरा सब इंटरव्यू देख लो, मेरा सब टीवी इंटरव्यू देख लो, सब स्टेटमेंट्स देख लो. डिसिप्लिन इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स इन अ बुल मार्केट. मैं सबको वही बोलता हूँ. डिसिप्लिन क्या है? एसेट एलोकेशन कुछ नहीं है. और avoiding leverage and derivative market is the second most important point of discipline. यही है. मेरा व्यू है कि राजस्थान का सब लोग वेरी 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 स्मार्ट है, बट डिस्पाइट दैट उनको भी ये रूल बताने के लिए मैं तैयार हूँ. सो स्वीट ऑफ यू सर. सर थैंक यू सो मच फॉर द कंप्लीट डिस्कशन. सभी से मेरी एक स्पेशल रिक्वेस्ट है, ज़रूरत पड़े तो इस डिस्कशन को 2 बार सुनिएगा. मार्क माई वर्ड्स, आपको बहुत मज़ा आने वाला है. थैंक यू नरेंद्र सर फॉर टेकिंग आउट योर टाइम एंड इंटरेक्टिंग विद अस. मीन्स अ लॉट टू अस. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू बॉस. थैंक यू.